तेजस, आप दोनों कैमरा ऑन करो अपना, एंड वंस यू देन यू सक्षम यू कैन स्टार्ट द सेशन। एक बार आप बात कर लो। हाँ, एक बार बच्चों को भी अपनी शक्ल दिखा दो, और उसके बाद 2 बच्चे आए हैं आपके बैच से। या गिव मी अ मिनट। श्योर श्योर। तेजस, यू आर फ्रॉम विच? सक्षम, आप झारखंड से है ना? नहीं मैम, आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी, अच्छा, ओके, फेयर इनफ। ठीक है, Okay. झांसी से, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। तो ओवर टू यू। विजिबल हूँ ना, लाइक पीछे राइट लेफ्ट से तो नहीं है कि मैं दिख नहीं रहा हूँ सही से? नहीं, आप विजिबल हैं, आप विजिबल हैं, यू आर विजिबल। ठीक है, तो रितिका, प्रेमा, तेजस, आप लोग लास्ट क्लास में थे ना जब मैंने मैथ्स पढ़ाई थी? यस सर। हाँ, तो इस वीक तो हमें साइंस पढ़नी है, बट बिफोर स्टार्टिंग लास्ट क्लास में ग्राम्स पढ़ाए थे। आप लोग से कहा था एक्सरसाइज करना, करी थी एक्सरसाइज? हेलो अगर आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं करके सारे डाउट्स दूंगा। ओके सर। व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं आप लोग डाउट्स? व्हाट्सएप पर डाउट शायद 2 मिनट। तो मैं क्या वेट करूं डाउट आने का, या अज्यूम करूं कि आप लोगों को उसमें डाउट नहीं है? अगर डाउट डालना है तो उसका मैसेज डाल दीजिए कि हाँ आप डाउट डालने वाले हैं। सर अच्छे से आवाज नहीं आ रहा है। लोगों मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ। हेलो सर। बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ तेजस।
सर मैंने क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दिया है, वो मुझे वो डाउट था ना, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है। वो एक्चुअली ग्रुप पे दिखा नहीं रहा है, अपने कौन से ग्रुप पे डाला है? हाँ हेलो ठीक सर। है, आ गया आ गया आ गया। सर उसमें हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? कई सारे क्वेश्चन है। नहीं सर, लास्ट वाला 5 5 नंबर का। ठीक है। एक्चुअली तेजस, मुझे हम मराठी आती नहीं है, तो मैं जितना समझा हूँ क्वेश्चन में उतना कर देता हूँ, बट हेलो सर, एग्जैक्ट मैं क्या कर। इंग्लिश में डालता हूँ। सर हेलो, मैं इंग्लिश में डालता हूँ, करके पढ़ता हूँ। हाँ 2 मिनट। हेलो चैतन्य। चैतन्य लेफ्ट। सरकम सर्किल। हेलो सर, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। मैं बता रहा हूँ। पहले, मुझे पता नहीं है आपको सरकम सर्किल के बारे में कितना कुछ पता है। अगर मैं कोई पार्ट ऐसा बोलूं जो आपको अभी अभी तक पता ना हो, मुझे बता दीजिएगा। तो बताता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल DEF है। इसमें ये साइड 6 है और ये साइड 6, लेट्स से 6 सेंटीमीटर, और ये वाला 45 डिग्री एंगल है।
सबसे पहले देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना लेंथ में, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि 45 डिग्री हुआ। इतना पार्ट समझे। अब यानी कि ये 45 है, ये 45 है, मान लो ये एंगल एक्स है, तो ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। यानी कि ये एंगल एक्स कितना हुआ, 90 हुआ, ये 90। हमें ट्राइंगल चार्ट में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको ताकि क्लीनली। इस ट्राइंगल कुछ ऐसा है कि ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, ये 6 है, ये 6। अभी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हुई, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुई ना, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होल अंडर रूट। ये सॉल्व करके 6√2 आएगा, और ये वाली लेंथ मिल गई। अब जो राइट एंग अब सरकम सर्किल क्या होता है, सरकम सर्किल होता है, मान लो ये एक ट्राइंगल है, तो ऐसा सर्किल बनाओ जिसके सरकमफ्रेंस पे ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स लाई करते हो, उसे बोलते हैं सरकम सर्किल। समझे। सरकम यस। सर्किल क्या होता है कि ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसके, एक ऐसा सर्कम सर्किल होता है, एक ट्राइंगल के लिए ऐसा सर्किल बनाओ जिसके सरकमफ्रेंस पे तीनों ट्राइंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स लाई करते हो। तो फॉर राइट एंगल ट्राइंगल सरकम सर्किल की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सरकम सर्किल का सेंटर हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे आता है, मतलब कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के सेंटर में सरकम सर्किल का सेंटर आएगा, ये सेंटर है, ये सर्किल का एज है। तो रेडियस ये लेंथ हुई ना, ये लेंथ क्या है, हाइपोटेन्यूज के लेंथ की आधी। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी थी, 6√2, इसका आधा 3√2, तो ये मुझे हमें मिल गया सरकम सर्किल का रेडियस। हमने पूछा क्या है, ड्रॉ द सरकम सर्किल ऑफ, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है ना, ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है ना ये। तेजस ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या कंस्ट्रक्शन का। तेजस। हेलो सर। हाँ ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है या ज्योमेट्री का। मैथ का है सर। मैथ में मतलब मैथ में कौन सा चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन या फिर ज्योमेट्री। 2 मिनट में सर। इसको ना हिंदी में बताना पड़ेगा सक्षम, बिकॉज ये लोग ना मराठी, आप लोग सेमी इंग्लिश में हो ना बेटा। नहीं मैम, मैं हमारा हाँ तो सेमी इंग्लिश में हो तो भैया को बताओ, और अगर प्योर मराठी हो तो आप के पास सिस्टम सक्षम में काम करना पड़ेगा जीपीटी से ना, इसका मराठी में क्या वर्जन है एक बार देख करके इनको बताना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी लॉस्ट वन हेलो। ऑफ। ओके। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये चैप्टर सर्कल का है। चैप्टर सर्कल, ओके, मतलब ज्योमेट्री से है, तो मैंने आपको जो आंसर बताया वही ज्योमेट्री में वही आंसर है उसका। अगर कंस्ट्रक्शन का होता तो आंसर थोड़ा डिफरेंटली होता, बट ज्योमेट्री में तो ऐसे ही बनाते हैं। यस ओके सर। ओके। और किसी को डाउट है क्या, हमने जो पिछले क्लासेस में जो टॉपिक्स कवर करे थे। नो सर। चलो ठीक है, मैं साइंस शुरू करता हूँ। यस सर। आपको मैं आपको साइंस का इंडेक्स भेज रहा हूँ, मुझे बता दीजिएगा कहाँ तक कवर हुए है, आपकी साइंस में कहाँ तक कवर हुआ है, और उस वहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए, ताकि फिर मैं न्यू चैप्टर शुरू कर सकूं।
कहाँ तक कवर हुआ है आपका साइंस में? 8 दड़े 8 तक यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स कवर हो चुका है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कवर होना है। यस सर। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं तो शुरू करता हूँ। Okay. So let's begin with environment management. सबसे पहले ये डेफिनेशन बुक में एक्सप्लिसिटली नहीं है, बट इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट बेसिकली हमारे आसपास की वो चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि आज मौसम, आज बारिश हो गई, ये चीज हमें अफेक्ट की, तो दैट इज, वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। या फिर बगल में कोई फैक्ट्री है जो बहुत धुआं छोड़ रही है हवा में, तो वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट बेसिकली, इन्वायरमेंट वो चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं। ओके, दिस इज इन्वायरमेंट। अब आपके बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। आपको काफी, मतलब आप लोगों ने वेदर एंड क्लाइमेट वर्ड्स तो यूज करते ही होगा डेली कन्वर्सेशन में। आज मौसम बहुत गर्म है या आज बारिश हो रही है। ये दोनों वेदर ये दोनों वेदर हुए। मतलब वेदर होता है डे टू डे, कैसा मौसम रहा, डे टू डे क्या हालत। मान लो आज बहुत गर्मी थी, कल थोड़ी सी कम गर्मी थी, आज बहुत ज्यादा थी, परसों शायद, कल शायद बारिश होगी, कल रात को बादल है। ये जो डे टू डे चेंजेस आते हैं ना मौसम में, दिस इज वेदर। बट क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड वेदर का। मतलब होता है कि पिछले हफ्ते से गर्मी है, मतलब 6 दिन पहले भी गर्मी थी, 4 दिन पहले भी गर्मी थी, 2 दिन पहले भी गर्मी थी, बस आज थोड़ी सी कम गर्मी है तो आज थोड़ी सी ठंडक हो गई, वरना एक हफ्ते से गर्मी ही चलती आ रही है। तो इस सेंस में क्या हुआ, देखो वेदर तो चेंज हो गया, मतलब हाँ कि हाँ आज गर्मी नहीं थी, आज तो ठंडक थी। बट जो क्लाइमेट है कि ऑन एवरेज तो हर रोज गर्मी ही पड़ रही है ना। मतलब आज का दिन ऐसा हो गया जब गर्मी नहीं पड़ी, थोड़ी कम गर्मी पड़ी, फिर कल गर्मी थी और कल गर्मी होगी। तो क्लाइमेट होता है कि एवरेज, ऑन एवरेज क्या ट्रेंड है वेदर का। आप लोग समझ रहे हो ना वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? कोई है क्या मीटिंग में मेरे साथ? हेलो? यस सर।
आप लोग समझ रहे हो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वेदर और क्लाइमेट में अंतर? यस सर। हाँ, जैसे कि कभी गर्मी का मौसम हो, जैसे अप्रैल मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बट इक्का दुक्का बार हो जाता है कि मई में किसी दिन बारिश हो गई तो 2 दिन के लिए गर्मी कम हो गई। तो हम लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि गर्मी का मौसम ही चला गया, 2 दिन बारिश हो गई, तो हम ये बोलते हैं कि चलो हाँ अभी ठंडक हो गई है, लेकिन मौसम तो गर्मी का ही है, बिकॉज भले इन 2 दिन ठंडक है लेकिन पहले भी गर्मी थी, आने वाले दिन भी गर्मी होनी है। दिस इज क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है भाई लॉन्ग टर्म। वो क्लाइमेट ना कई कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक अगर बात नहीं, वेदर कई सेक्टर्स पे अफेक्ट करता है, लेकिन मान लो आज अगर बारिश हो गई, अच्छे से बारिश हो गई, तो अगले दिन बहुत ठंडक हो जाती है ना। और अगले दिन बहुत उमस हो जाती है। अब उमस समझते हो ना, कि स्किन से पसीना नहीं सूखता है ना। या मान लो किसी दिन बदरी छाई हुई है, बादल है, तो चूंकि जमीन को डायरेक्ट सनलाइट हिट नहीं करती है, तो उस दिन गर्मी कम सी लगती है। उस दिन गर्मी का मतलब वेदर कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके में कम फैक्टर्स नहीं, बट फैक्टर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। अब वेदर अब वेदर आपकी बुक में वेदर क्लाइमेट के बारे में इतना ही दिया है, बट मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। वेदर इटसेल्फ किसी रीजन का क्लाइमेट किस तरीके से वेरी करता है, या फिर उसका जनरल क्लाइमेट कैसा है, वो उस रीजन को बहुत अफेक्ट करता है। ऐसे राजस्थान में देखो, राजस्थान में जनरली काफी गर्मी पड़ती है। लाइक दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है, तो राजस्थान की रजाई फेमस होती है क्योंकि उनकी उनकी रात ठंडी होती है। तो अपने उन्होंने बेटर रजाई बनाना इनोवेट किया, तो उनकी राजस्थानी रजाइयाँ फेमस हैं, कश्मीरी रजाइयाँ फेमस हैं। ऐसी राजस्थान में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। देखो राजस्थान के जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं बहुत लाइट कपड़े होते हैं, कुर्ता टाइप से, नॉट कुर्ता बट कुर्ता जैसे। वैसे ही कश्मीर रीजन में जनरल क्लाइमेट काफी ठंडा होता है। तब देखो वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े वुलन होते हैं, और वहाँ की ट्रेडिशनल, वहाँ पर जो ट्रेडिशनल खाना होता है, वो खाना भी ऐसे ही होता है कि गर्म खाया, ठंडा खाओगे तो मजा नहीं आएगा। राजस्थान में जहाँ ऑन कॉन्ट्रास्ट, राजस्थान में गर्मी होती है, वहाँ पे कई सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स होती है, कई तरह के शरबत होते हैं राजस्थान में। तो ये मतलब किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है ना, वो बहुत उधर रहने वाले लोगों को ये बहुत थरली अफेक्ट करता है ये, है ना। और ये बात क्लियर है ना। अब ये वेदर एंड क्लाइमेट ये किस तरीके से चेंज होगा, उनको प्रिडिक्ट कर पाना, ये सब स्टडी, ये सब स्किल्स, देर पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ मीटियोर, रुको दे आर पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी में यही सब आता है, स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड्स, रेनफॉल। इनको प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि बारिश कब होगी, या बारिश होगी कि नहीं होगी, वेदर फोरकास्ट, ये सब मीटियोरोलॉजी में आते हैं। इंडिया का मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ब्रिटिश टाइम के दौरान फाउंड हुआ था 1875 शिमला। इसका हेड ऑफिस तो आपकी बुक में ही दिया है, ये तो मैं मेरे लिए फैक्ट रीड करने जैसा हुआ। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिस गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर में है। इसका आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? अब मैं इन्वायरमेंट में वेदर और क्लाइमेट को छोड़ के इस टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ कि इन्वायरमेंट की केयर। ठीक है, आपकी बुक में भी पोल्यूशन के बारे में काफी कुछ लिखा है। पहले आप बताओ पोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो एक बताओ पोल्यूशन किस चीज का पोल्यूशन कहते हैं, कि मेन है
कूड़ा फेंका सड़क पे, मैं पोल्यूशन फैला रहा हूँ, वैसे जानवर जंगलों में खुले में रिलीज करते हैं, लाइक वो खुले में ही करते, तो क्या वो पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं? पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाइज मेरा खुले में कचरा फेंकना पोल्यूशन फैलाना, लेकिन जानवर जब जंगलों में खुले में करते हैं तो वो पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ। आम कोई तो। हेलो सर। हाँ मतलब अगर आपको प्रदूषण नहीं भी पता है तो अटेम्प्ट करके देखिए, हाँ पोल्यूशन क्या होता है। प्रदूषण के प्रदूषण के बारे में बताना है सर। हाँ हाँ हाँ। ओके। हेलो सर। हम्म, बोलिए बोलिए। अच्छा सर, रोज की क्या? हर रोज हर रोज इधर उधर वो कचरा फैला रहता है ना सर, और प्रदूषण गाड़ियों से वो धूल निकलती है, उससे उससे और उससे भी प्रदूषण होता है, और प्रदूषण होता है। ओके, सो ठीक है, मैं थोड़ा इलस्ट्रेट करता हूँ। आपने जो सही बोला ये दोनों प्रदूषण के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब हाँ चलो, आपने जो सही बोला, मुझे और समझाने की जरूरत नहीं इस पे। अब दूसरा देखो, प्रदूषण के ना कई नुकसान होते हैं, जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, गाड़ियां इधर उधर धुआं फेंकती हैं, तो वो ना उससे हमारी एयर की क्वालिटी खराब होती है, तो उसी हवा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे में बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, थिंग्स लाइक कैंसर, ठीक है। और चीजें तो मैंने मतलब कचरा फेंका, प्लास्टिक वेस्ट कभी भी नेचुरली टूटता नहीं है, ऐसे जैसे तो अगर अगर आप केले का छिलका फेंकोगे तो केले का छिलका मिट्टी में गिरा, मिट्टी में दब गया, इवेंचुअली वो वही सड़ जाएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स मिट्टी को ही मिल जाएंगे। और अगर प्लास्टिक का आपने रैपर फेंका, वो मिट्टी में गड़ा रहेगा, आप 100 साल अगर भी खोदोगे वो प्लास्टिक का रैपर आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा। और कोई भी कोई भी जीवन मतलब प्लांट्स या माइक्रोब्स अडेप्टेड नहीं है कि उस चीज को तोड़ पाए, वो चीज वही रहती है, हर किसी को अफेक्ट करती रहती है। वैसे हमारी सिटीज में जरूरी नहीं कि ऐसे केले के छिलके वगैरह फेंकना हो, ऐसे हमारे सिटीज में कई जगह होता है कि बड़े बड़े डंप यार्ड होते हैं, हर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट फेंकते जाता है, तो वहां पे चीजें सड़ती हैं, वहीं पे रखी रहती हैं। तो उसका अफेक्ट क्या होता है, उसका अफेक्ट ये होता है कि वो जगह बैक्टीरियाओं के लिए हॉटस्पॉट हो जाता है, वहां से गंदी बदबू आ रही होती है, मान लो वहां पर कुत्ता मार रहा है, वहां पे बैक्टीरिया और दूर तक फैला रहा है, या फिर वहां पर गाय भी मार रही है, गाय गाय दूर तक फैला, किसी ने गाय को रोटी खिलाई तो उसके हाथ तक वो बैक्टीरिया आ गए, तो ये बीमारियों का सोर्स बन जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों कहते हैं गंदगी ऐसे फैलाना फैलाना अल्टीमेटली हमें ही नुकसान पहुंचाता है, ये तो सिर्फ इंसानों को नुकसान है। मान लो कोई कंपनी अपना वेस्ट पानी में डंप कर रही है, तो वो पानी खराब हो गया पूरा, वो नीचे तक का वो नदी जहाँ जहाँ बह रही वहाँ पानी खराब हो गया। अब कोई इंसान से पानी लेता है, तो कोई शहर से पानी लेता है पीने का, तो उनका तो नुकसान है ही, है ना। उस नदी की मछलियां उसी पानी में रह रही, तो मछलियों की बॉडी में भी वो जहर आ गया, कोई मछली भी खाएगा वो, चाहे वो इंसान हो या जानवर, वो भी अफेक्टेड होगा फिर नेगेटिवली। अब ये वेस्ट किन किन टाइप का होता है,
एक तो जनरल होता है डोमेस्टिक वेस्ट, घर में छोटा मोटा कचरा निकलता है, छोटे जनरेटिव को कैसे मान लो कोई खाना बच गया है या फिर फटा हुआ पेपर प्लास्टिक बैग ये सब, कोई ग्लास टूट गया तो वही जो मतलब डोमेस्टिक वेस्ट जनरली हर टाइप का थोड़ा 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 थोड़ा। तो द इंडस्ट्रियल वेस्ट कंपनी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है, जैसे मान लो डाई की कंपनी है, उन्हें एक पर्टिकुलर केमिकल लगता है बहुत बड़ी मात्रा में, केमिकल यूज हो गया, अब वो केमिकल यूज होकर दूसरे को दूसरा केमिकल मिल गया, अब वो उनके किसी काम का नहीं है, तो उसका क्या करेंगे? अब वो उसको जान बुझ के तोड़ रहे हैं ताकि एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, तो ये महंगा पड़ेगा, तो क्या करेंगे केमिकल ऐसे ही बाल्टी भर के सीधा नदी में डाल देंगे, उनके लिए तो सस्ता हो गया है, बल्कि आपको एनवायरमेंट के लिए बेकार हो गया। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बहुत बड़ी मात्रा में जो केमिकल पिगमेंट्स या स्लज ये सब निकलते हैं। और फिर ये हो गए, उसके बाद आते हैं थिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जैसे कोई टीवी नहीं चल रही है तो क्या करेंगे, सुधारना महंगा है बहुत, न्यू टीवी खरीदो, सेल फोन म्यूजिक सिस्टम पुराने कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट तो बताना जरूरी नहीं है, आई एज्यूम रेडियो एक्टिव वेस्ट तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट इसलिए खतरनाक होता है बिकॉज हॉस्पिटल से मान लो यूज नीडल वेस्ट में निकली, तो नीडल इज इन्फेक्टेड विद किसी और के जर्म से, और मान लो नीडल गलती से किसी को चुभ गई तो एक तो उसके जर्म्स फैलने का तो खतरा है ही, ये चीज हर एक चीज के साथ होती है, हॉस्पिटल की हर एक चीज के साथ यही रिस्क होता है। तो ये जनरल मान लो कांच की कोई टेस्ट फेंकी तो कांच फेंका, उस बात का तो खतरा है ही, ऊपर से उस कांच के अंदर जर्म्स के सैंपल्स हैं, कोई बीमारी का कोई खतरनाक बीमारी के सैंपल्स वो भी खतरा है, इसलिए बायोमेडिकल टेस्ट बहुत बड़ा कंसर्न होता है। जैसे अभी आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जब टेंशन हाई होती है ना, तो न्यूज में हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि अब वॉर के दौरान नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट डंप कर देगा साउथ कोरिया में, जैसे साउथ कोरिया बीमारियां फैलने लगी। तो ये इतना बड़ा खतरा होता है बायोमेडिकल वेस्ट की आर्मी जैसे हथियारों की तरह यूज करती है। तो इसका माइनिंग वेस्ट रिमेन्स ऑफ हैवी मेटल्स जैसे लेड आर्सेनिक की माइनिंग करते वक्त काम की मेटल निकाल ली, बची मेटल नहीं छोड़ दी, तो ये एरिया में बहुत सारी मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये माइनिंग वेस्ट है। इन वेस्ट को जनरली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये वो वेस्ट होता है जो नेचर खुद से हैंडल कर सकती है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ना हो। जैसे मैंने अभी केले के छिलके का एग्जाम्पल दिया था, केले का छिलका, मटर के छिलके, बेसिकली सब्जियां बचा हो खाना, अगर थोड़ा सा हो तो बस ऐसे ही गार्डन में दफना दो। लोगों आपको आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर। थोड़ा स्लोली बोलूं क्या, चलेगा फिर? आवाज क्लियर है सक्षम आपकी? आवाज क्लियर, ओके आवाज क्लियर है। मतलब शायद आप ही की साइड पे कनेक्टिविटी इशू आ रहा होगा, बिकॉज मेरे खुद के लैपटॉप से भी आवाज क्लियर ही दिखा रहा था, तो लेकिन मैं भी थोड़ा धीरे बोलता हूँ ताकि आप फॉलो कर पाओ, ठीक है? यस सर। तो मैंने इतने सारे वेस्ट गिनवाए कि जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं, एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो वेस्ट होता है जो अगर ज्यादा मात्रा में ना हो तो नेचर खुद से ही हैंडल कर सकती है उसे। जैसे मैंने केले के छिलके या बचाओ खाना ये सब गिनवाया, थोड़ा सा बचा हुआ बाद में दफना दो, इवेंचुअली वो चीज सड़ जाएगी और उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं रहेंगे, वो बाद में पौधा उगता है उसके बाद उस पर, तो पौधा वो न्यूट्रिएंट्स यूज कर पाएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे वेस्ट पड़ा है हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। वही अगर आप जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो नेचर खुद से हैंडल नहीं कर पाए, जैसे प्लास्टिक के रैपर्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अगर उसको मैं अभी दफना दूं और 100 साल बाद भी आऊं तो मुझे वो दफनाया हुआ प्लास्टिक का रैपर या फिर मान लो मेरी पुरानी टीवी दफनाई, वो वैसे की वैसी मिलेगी, वो अभी भी वही है, वहां मौजूद
जीवों को अफेक्ट कर रही है और नेगेटिव वे में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसलिए इतना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की इतना टेंशन की बात इसलिए होती है बिकॉज में आगे नेचर छोटे अमाउंट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हैंडल कर पाती है, बट अगर बहुत सारा खाना कहीं फेंक दो तो नेचर इतनी फास्ट तो हैंडल नहीं कर पाती, खाना भाई रखा रखा सड़ा रहता है, बैक्टीरिया के हॉटस्पॉट बन जाते हैं और एंड में फिर वहीं से बीमारियां फैलती हैं। तो दोनों ही टाइप के वेस्ट हमारी चिंता का विषय है। अभी मैंने इतनी सारी नुकसान होता था, आप समझ पा रहे हो क्यों हमारे लिए वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। अब हम लोग आ रहे हैं इन्वायरमेंट का पार्ट। अब नेचुरल डिजास्टर्स भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आप लोग सुनते हो नेपाल में भूकंप भूकंप आते हैं, गुजरात साइड अक्सर टॉर्नेडोज आते हैं, कभी कभार होता है कि कई कई इंडस्ट्रीज में केमिकल स्पिल्स होते हैं, केमिकल एक्सप्लोजन होते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं नेचुरल डिजास्टर, मान लो कहीं पे भगदड़ मच गई तो उस टाइम पे कोई आ गया, फंस गया है, कहीं राइट हो गई, लार्ज स्केल डिजास्टर है ये काफी मतलब डैमेज करते हैं सोसाइटी को। अब इसमें अपना नो, हाँ तेजस आपको कोई डाउट है क्या? नो सर, आपने हैंड रेज किया तो आपको कोई डाउट है? इसमें गलती से ओके, आपके यहाँ फर्स्ट एड के बारे में दिया हुआ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड में बताता हूँ, लाइफ एंड रिससिटेशन। आप लोग सीपीआर समझते हैं क्या होता है? आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई अचानक से गिर जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है, बेहोश हो जाता है, तो हीरो क्या होता है, उसके चेस्ट पे हाथ रख के मल्टीपल टाइम्स प्रेस करता है, कोशिश करता है। आपने देखा देखा है ना इन मूवीज में, सीपीआर से सीपीआर बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। जब आपने नहीं देखा तो मैं एक पिक्चर डालता हूँ सीपीआर की। मैंने व्हाट्सएप पे एक पिक्चर डाली है, ऐसे सीपीआर दिया जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब इंसान जब ऐसी सिचुएशन में इंसान का हार्ट पंप करना रुक जाता है तो हाथ से ना जबरदस्ती प्रेशर अप्लाई करके रिलीज करके जबरदस्ती पंपिंग कराते हैं ताकि इनफ ब्लड उसके ब्रेन तक पहुंच पाए और ब्रेन इनफ ऑक्सीजन ले पाए ताकि उसे होश आ जाए, फिर वो ब्रेन खुद से हार्ट की पंपिंग करा सके। जिसको ऐसे करते हैं 15 से 20 आर्टिफिशियल पंप्स देते हैं, 15-20 बार पुश करते हैं। हमें सिखाया गया था 30 बार पुश करो, फिर 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाओ, फिर 30 बार करो जब तक से होश ना आ जाए। लेकिन मैं आप लोग ऐसे सीपीआर मान लो कि आपके सामने कोई लड़का सो रहा है, सीपीआर देने नहीं पहुंच जाना है। सीपीआर की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ऐसी सीपीआर नहीं दिया जाता है। इस सीपीआर है। ओके अब चैप्टर तक रफली ओवर चला, फिर आईबीसी हो रहा है। इसकी एक्सरसाइज आप एक बार ट्राई करके देखिए, जो आपको नहीं आ रही है मुझसे पूछिए। मैं आपको 5 मिनट लाइक 18:45 तक का टाइम देता हूँ एक्सरसाइज ट्राई करने को। आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग
आपको मुश्किल लगे तो एक्सरसाइजेस करेंगे, वरना फिर मैं आपको और चीजें बताऊंगा इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ओके सर। हेलो सर। यस बोलिए। बोलिए। हेलो। सर मुझे नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, तो आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लीजिए। मैं आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे डाल देना, मैं व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूंगा आपको। यस सर।
हेलो, 45 तक का टाइम हो गया है। आप में से किसी को कोई डाउट आया क्या? कोई डाउट है क्या आप में से किसी को? तो आप ग्रुप पर डाल दीजिए। हेलो, और कोई है क्या कॉल में? मैं अकेला हूँ। यस सर। हैं तो बहुत लोग, बट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। और हेलो सर। हाँ, कोई डाउट? आपने एक्सरसाइज ट्राई की क्या? हाँ यस सर। सो आप में से कोई बता सकता है कि एक बायोमेडिकल वेस्ट क्यों इतने खतरनाक होते हैं? क्या सर? आप में से कोई बता सकता है बायोमेडिकल वेस्ट क्यों इतने खतरनाक होते हैं? तेजस और वेदिका, आप दोनों में से कोई बता सकता है बायोमेडिकल वेस्ट इतनी बुरी बात क्यों होती है? हम मेरे ख्याल से कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है। ओके, चलो फिर अगर आप में से किसी को डाउट ही नहीं है ना, आप में से किसी को कुछ पूछना है ना, आप जवाब दे रहे हो, फिर हम लोग क्लास ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? आपको कोई सर दूसरा चैप्टर पढ़ना है, कोई दूसरा डाउट हो तो पूछिए, या फिर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप कोई भी डाउट हो पूछिए ना। मतलब अभी हमारे पास क्लास का टाइम बचा हुआ है, उसका यूज कीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। बायोमेडिकल आप बताओ जी। मुझे समझ में नहीं आया बायोमेडिकल का। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट इतना देखो। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आता है? सिरिंजेस, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, ये तो प्लास्टिक और कांच हुआ। तो ये तो खतरनाक होता ही है, लेकिन प्लास्टिक और कांच नॉर्मली हमने दूसरी कैटेगरी ऑफ वेस्ट में रखा था। तो बायोमेडिकल वेस्ट में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जिसकी अलग से कैटेगरी है? वो ये है कि हॉस्पिटल का वेस्ट होता है। मान लो उसमें किसी बीमारी का टेस्ट हुआ होगा, तो उस टेस्ट ट्यूब में अभी भी उस बीमारी के बैक्टीरिया होंगे ना। अब मान लो वो कहीं फेंक दिया। अब वो किसी कोई, मान लो सुई थी, नीडल थी, नीडल किसी और को पिंच कर गई, तो उसकी ब्लड में भी बीमारी के वही बैक्टीरिया चले गए। HIV ऐसी बीमारियां ऐसी ऐसे ही फैलती हैं। तो यही दिक्कत है। या मान लो किसी जगह पड़ा रहा है वेस्ट, वहां पे मच्छर हैं। अब वो मच्छर भी वो बीमारी लेके जा रहे हैं दूसरों तक। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट कुछ कचरा तो है ही। मतलब मान लो कि टेस्ट ट्यूब हुआ या कुछ सिरिंज हुई, तो ये खुद खुद में तो कचरा है ही, बल्कि ये और बीमारियां फैला रहे हैं। मतलब इनमें जो टेस्ट किए गए होंगे उनमें वो बीमारी के बैक्टीरिया अभी भी हैं। तो ऐसे मच्छर बीमारी ले जा रहे होंगे। मान लो या कभी बारिश हुई, बारिश से वो धुल गए, लेकिन वो बारिश के पानी में वो बैक्टीरिया आ गए फिर। तो पानी के साथ वो बीमारियां जा रही हैं। तो ये बीमारियां फैलाते हैं, एपिडेमिक्स ऐसे ही शुरू होते हैं। तो आप समझे बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, क्यों इतना खतरनाक होता है? यस सर। तो एक बार मुझे अपने शब्दों में समझाइए दोबारा। तेजस या वेदिका, आप दोनों में से कोई भी अपने शब्दों में एक बार समझाइए बायोमेडिकल वेस्ट इतना खतरनाक क्यों होता है?
चलो, अगर आप में से किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्लास यहीं ओवर करते हैं। फिर आप में से किसी को कोई डाउट है नो सर। अब तक? कोई भी डाउट? कोई और, चलो साइंस छोड़िए, मैथ में अब तक इतना पढ़ा है, मैथ में कोई डाउट हुई आपके, और भी कोई टॉपिक्स हों? ठीक है, फिर क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं फिर। ओके सर। ओके, गुड नाइट। हम्म।